वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी व्रेन। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं एक के ट्यूब में एग्जाम्स हो रहे हैं इस बार और हो रहे हैं एमसीक्यू पैटर्न के। तो हम भी उसी पैटर्न पे सारी सीरीज लेके आए हैं आपके लिए। यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, दैट इज लास्ट यूनिट है, 5th यूनिट। कौन से सब्जेक्ट की? FMEM यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकाट्रॉनिक्स, जो कि बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए सभी ब्रांचेज में ये पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट। तो उसी के कुछ क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है। और हर यूनिट से लगभग 50 क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आइए बिना कोई वक्त गवाए हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यूनिट नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? चूज द राइट ऑप्शन। सही ऑप्शन जो है वो आपको सेलेक्ट करना है। और ऑप्शन क्या दिए गए हैं? नंबर 1, मैकाट्रॉनिक्स इक्वल टू मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो यानी आपसे मैकाट्रॉनिक्स के बारे में, थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में एक डेफिनेशन टाइप की पूछ रहा है कि मैकाट्रॉनिक्स किस चीज का कॉम्बिनेशन है, इस तरह से पूछ रहा है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स का है, या मैकेनिकल प्लस कंप्यूटर साइंस का है, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल है, और मैकेनिकल या बायोलॉजी का है, ठीक है। तो एक आप समझिए, एक ब्रॉड सेंस में अगर देखा जाए तो मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को कहा जाता है मैकेनिक्स। बेटा क्या कहा जाता है? उसी को मैकाट्रॉनिक्स उसको कहा जाता है, ठीक है, ब्रॉड सेंस में। हालांकि आज की डेट में अगर बात करें तो उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड अदर इलेक्ट्रिकल बहुत सारी ब्रांचेस का कॉम्बिनेशन भी यूज होता है। बट इन एक मोटा मोटी सेंस में कहा जाएगा मैकाट्रॉनिक्स इक्वल टू मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द राइट ऑप्शन। इसमें भी दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको, राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखिए, ऑटोट्रॉनिक्स इज इक्वल टू ऑटोमोबाइल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स होता है कि ऑटोट्रॉनिक्स इक्वल टू मैकेनिकल प्लस कंप्यूटर साइंस होता है? ये क्या होता है? ऑटोट्रॉनिक्स इक्वल टू मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल प्लस बायोलॉजी। तो देखिए, जैसा आपको समझ में आ रहा, ऑटोट्रॉनिक्स यानी ऑटो की बात हो रही है और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है, सब इसका कॉम्बिनेशन से ही आपको समझ में आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इट इज ऑटोमोबाइल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हो जाएगा राइट ऑप्शन, इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए ट्रांसड्यूसर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट। एक जो ट्रांसड्यूसर होता है जिसकी पूरी डिटेल हम, अगर आपको नोट्स चाहिए, इसको हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम से इस पूरे जो आपके पीपीटी में हम ये करा रहे हैं, इस वीडियो में क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, इसकी पीडीएफ भी आपको वहीं से ऑब्टेन हो जाएगी। तो देखिए क्या ट्रांसड्यूसर क्या होता है, वो किस चीज को कन्वर्ट करता है? फिजिकल सिग्नल, फिजिकल नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, या इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और फिजिकल सिग्नल इनटू फिजिकल सिग्नल। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप जान लीजिए एक ट्रांसड्यूसर जो होता है मोस्टली उसका काम क्या होता है? एक नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और नॉन इलेक्ट्रिकल कैसा होता है? वो फिजिकल एक क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड का भी आपका ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इन ट्रांसड्यूसर इज नोन है। ये जो ट्रांसड्यूसर में एनर्जी का कन्वर्जन होता है एक एनर्जी से, अभी हमने देखा कि नॉन फिजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फिजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, यानी एक एनर्जी से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, आप ऐसा सीधे सीधे कह सकते हैं, ठीक। तो यहां पे पूछ रहा है कि इस ट्रांसड्यूसर में जो एनर्जी कन्वर्जन होता है उसको किस नाम से जानते हैं? ट्रांजुगेट, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन या ट्रांसमिट, ठीक है। तो देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ट्रांसडक्शन। किस नाम से जानते हैं? ट्रांसडक्शन, यानी कि फोर्थ का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, द ट्रांसड्यूसर विच डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल पावर फॉर इट्स ऑपरेशन, यानी ऐसा ट्रांसड्यूसर जिसको ऑपरेट करने के लिए किसी एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं होती है, उस टाइप के ट्रांसड्यूसर को क्या कहा जाता है? तो बेटा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या? एक्टिव ट्रांसड्यूसर। क्या हो जाएगा? एक्टिव, यानी वो अपने आप एक्टिव होता है, कहने का मतलब है उसको किसी बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट, और जो जिसको जरूरत होती है उसको क्या कहते हैं बेटा? तो उसको कहते हैं पैसिव। जिसको जरूरत होती है एक्सटर्नल की तो उसको क्या कहते हैं? पैसिव। तो ये दोनों चीज ध्यान रखनी है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिर से करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। कौन सा होगा इसमें? 6th क्वेश्चन में देखिए, थर्मोमीटर एंड थर्मोकपल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव ट्रांसड्यूशन, यानी कह रहा है जो थर्मोमीटर होता है और थर्मोकपल होता है वो एग्जाम्पल हैं किसके? एक्टिव ट्रांसड्यूसर, यानी उनको ऑपरेट करने के लिए किसी एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। थर्मोमीटर को क्या करते हैं आप, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे।
स्ट्रेन गेज एंड थर्मिस्टर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव ट्रांसड्यूसर। और जो स्ट्रेन गेज होते हैं और थर्मिस्टर होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, कह रहा है कि क्या वो एग्जाम्पल है पैसिव ट्रांसड्यूसर के। बिल्कुल वो एग्जाम्पल है पैसिव ट्रांसड्यूसर के, यानी उनको ऑपरेट करने, स्ट्रेन गेज को थर्मिस्टर को ऑपरेट करने के लिए एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तो देखिए नीचे ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, ठीक है, और सी में क्या है, बोथ ए एंड बी, तो दोनों सही है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और डी दिया था नन ऑफ दिस, तो वो तो वहां पे होगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, आउटपुट ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट। ये जो देखिए दूसरा क्लासिफिकेशन किया गया ट्रांसड्यूसर का आउटपुट और इनपुट के आधार पर, तो कह रहा है कि आउटपुट ट्रांसड्यूसर जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। यानी आउटपुट ट्रांसड्यूसर नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को किसमें, सॉरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या ये बात सही है, सत्य है, असत्य है, यानी ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो आप देखिए 7वें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ए ट्रू, ये सही बात है बिल्कुल कि आउटपुट ट्रांसड्यूसर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, आउटपुट यानी ट्रांसड्यूसर से जो आउटपुट निकलती है मोस्टली वो क्या निकलती है बेटा, इलेक्ट्रिकल निकलती है। आप ध्यान दे लीजिए ट्रांसड्यूसर से मोस्ट ऑफ द टाइम जो एनर्जी निकलती है, जो सिग्नल निकलते हैं वो इलेक्ट्रिकल हुआ करते हैं। और इनपुट की बात करें तो ट्रांसड्यूसर को जो इनपुट सिग्नल मिलते हैं वो मोस्टली नॉन इलेक्ट्रिकल हुआ करते हैं, ठीक है। तो आउटपुट यानी ट्रांसड्यूसर से निकलने वाला कैसा होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम क्या, आउटपुट ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ट्रू, यानी कि ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसड्यूसर। तो देखिए ट्रांसड्यूसर की दो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, एक होता है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक, एक होता है आपकी डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक। तो स्टैटिक का आप समझ रहे हो, स्थिर कांस्टेंट, बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, डायनेमिक में चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो इतना तो आप समझ लीजिए, स्टैटिक और डायनेमिक शब्द से ही आप समझ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो कह रहा है रेंज, तो कह रहा है विच इज द एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक, कौन सा एग्जाम्पल है डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक का। तो कह रहा है रेंज है, सेंसिटिविटी है, रिजोल्यूशन है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बेटा डी ऑप्शन इज द राइट, कि भाई विच इज द एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक। तो रेंज, सेंसिटिविटी, रिजोल्यूशन, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं। कैसी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, स्टैटिक, यानी इनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होते, चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई भी नहीं। चलिए नेक्स्ट, द एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस विच मेक्स समथिंग टू मूव इज नोन एज, यानी ऐसी एनर्जी कन्वर्ट करने वाली डिवाइस जो किसी चीज को, किसी पार्ट को, किसी एलिमेंट को, किसी लिंक को मूव कराती है, एक्चुएट कराती है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो उस पार्ट का नाम बताना है। तो ट्रांसड्यूसर कहते हैं उसको, या मैकेनिज्म कहते हैं, या ऑटोमोबाइल कहते हैं, या एक्चुएटर कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए 9 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उसको कहते हैं एक्चुएटर, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, एक्चुएटर। जैसे आपने देखा होगा जेसीबी मशीन होती है और जो मिट्टी खोदते हैं ना, जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, वही होता है आपका एक्चुएटर, वो एक्चुअली में मूव कर रहा होता है। चलिए नेक्स्ट 10th, कंसीडर द फैक्ट्स एंड चूज द राइट ऑप्शन, यानी आपको ये सारे फैक्ट मतलब 1 2 3, कितने फैक्ट्स दिए गए हैं, 1 2 एंड 3 फैक्ट्स दिए गए हैं, और आपको बताना इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो हमें सही वाला बताना कि कौन सा सही है। तो देखो क्या कह रहा है, मशीन इज ए मैकेनिज्म, एक मशीन जो होती है वो मैकेनिज्म ही होती है, और कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म, यानी कह रहा एक मशीन बेसिकली किसी एक मैकेनिज्म या एक से ज्यादा मैकेनिज्म से मिलकर बनी होती है, ऐसा ही आपसे कहना चाह रहा है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, एक मैकेनिज्म हो या एक से ज्यादा हो तो उनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, मशीन कहलाता है। यानी एक मशीन में एक मैकेनिज्म भी हो सकती है, सिंगल मैकेनिज्म भी हो सकती है, और एक से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। चलिए दूसरा, ए नंबर ऑफ बॉडीज असेंबल्ड, एक से ज्यादा बॉडीज को असेंबल किया जाता है इन सच ए वे, कुछ इस तरीके से, दैट मोशन ऑफ वन मेंबर, कि किसी एक मेंबर को जो मोशन होता है, कॉजेज कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल मोशन ऑफ द अदर इज कॉल्ड मैकेनिज्म। यानी जब बहुत सारी बॉडी असेंबल की गई, जुड़ी हुई हो, लेकिन एक बॉडी, एक पार्ट का जो मोशन है वो क्या करता है, कॉज करता है, जनरेट करता है, ठीक है, किस चीज को, कॉजेज कांस्टेंट एंड दूसरे पार्ट के मोशन को कांस्टेंट और प्रेडिक्टेबल बना देता है। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको कहते हैं मैकेनिज्म। तो ये भी मैकेनिज्म की डेफिनेशन बिल्कुल सही दिख रही है। तो यानी पहला ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है। तो देखो बेटा,
पहला सही है, दूसरा सही है, तो ये दूसरे पे भी हो गया, 1 2 and 3 भी हो सकता, तो यानी सब कुछ डिसाइड करता है तीसरे पे। अभी देखते हैं तीसरा वाला अगर सही होगा तो भाई देखो सी वाला हो जाएगा, नहीं तो बी वाला हो जाएगा। तो देखो ए मैकेनिज्म इज ऑलवेज ए मशीन, कहना क्या चाह रहा है, एक मैकेनिज्म जो होती है हमेशा एक मशीन होती है। तो देखो बेटा पहली जो आपको बताएगा पहला स्टेटमेंट वो क्या करता है, एक मशीन में एक मैकेनिज्म हो सकती है या एक से ज्यादा हो सकती है। अब देखो क्या कह रहा है, ए मैकेनिज्म इज ऑलवेज ए मशीन, तो गलत बात है, एक मैकेनिज्म कभी भी मशीन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो एक मैकेनिज्म से मशीन बन भी सकती है, या हो सकता है 2 से बने या 4 से बने। तो कहने का मतलब है एक मशीन हमेशा मैकेनिज्म होती है, बट एक मैकेनिज्म मशीन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगा आपका रॉन्ग, दैट इज 10वें का क्या ऑप्शन आ जाएगा बेटा, 10वें का आ जाएगा बी, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा 1 and 2 ओनली, केवल 2 ही ऑप्शन सही थे इसमें। चलिए मैच द फॉलोइंग, इनको मैच कराना है भाई, सही से मिलाना है, ठीक है, क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। चलिए तो देखते हैं, कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन, कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन क्या होता है, देखो बेटा कह रहा है एक रेक्टेंगुलर शाफ्ट इन रेक्टेंगुलर होल। तो देखो बेटा ये एक होल है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इसमें आपने एक होल खोल लिया, इसमें एक होल खोला, कैसा रेक्टेंगुलर होल खोला, इसके अंदर रेक्टेंगुलर शाफ्ट डाल दिए। अब देखो बेटा इसको आप रोटेट कराना चाहेंगे, घुमाना चाहेंगे तो नहीं घूमेगा, इसको ऊपर ले जाना चाहेंगे तो नहीं जाएगा, नीचे ले जाना चाहेंगे तो नहीं जाएगा। हाँ, इसको आप राइट लेफ्ट मूव कराना चाहेंगे तो मूव करेगा। यानी आप इस पे किसी इस शाफ्ट पे आप कह लीजिए एक रेक्टेंगुलर होल में रेक्टेंगुलर शाफ्ट डाल दी जाए तो उस पर कैसे ही टाइप का फोर्स लगा लीजिए, केवल मोशन होगा एक डायरेक्शन में, यानी कि एक्स वाई सॉरी ओनली एक्स डायरेक्शन में, यानी जैसे हमने दिखाया इस डायरेक्शन में। तो इसको कहते हैं कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन, मतलब किसी भी डायरेक्शन में आप फोर्स लगा लो उसका मोशन तो एक ही डायरेक्शन में होना है, तो इसको कहते हैं कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन। तो पहले वाले का हो जाएगा ए, ठीक है, पहले वाले का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए बी का देखते हैं, इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन और सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। तो देखो इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन क्या होता है, ए सर्कुलर शाफ्ट इन ए सर्कुलर होल। अब देखो बेटा सर्कुलर शाफ्ट और सर्कुलर होल का मतलब क्या है, चलिए इसको रब आउट कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, इसको रब आउट कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, इसको रब आउट कर लेते हैं, ठीक, और बताते हैं क्या होता है, ठीक। तो देखो भाई सर्कुलर शाफ्ट इन ए सर्कुलर होल, तो ऐसे समझो आप, ठीक है, ये एक शाफ्ट है, ठीक है, ये एक होल समझ लो, यहाँ बीच में खोखला है, होल हुआ है, और यहाँ पे आपने एक सर्कुलर शाफ्ट डाल दिए। कैसी डाली है बेटा, सर्कुलर शाफ्ट, ठीक है, आप ऐसे समझ लो। अब ये देखो बेटा बीच में सर्कुलर है, होल है, और शाफ्ट जो पड़ी है बीच में वो भी सर्कुलर। आप समझो इस शाफ्ट को क्या आप रोटेट करा सकते हो, इस होल के अंदर रोटेट करा सकते हो, बिल्कुल करा सकते हो। शाफ्ट को क्या दाएं बाएं मूव करा सकते हो, बिल्कुल करा सकते हो। यानी कि जब आप फोर्स लगाओगे तो इसका मोशन एक से ज्यादा डायरेक्शन में हो सकता है, तो इसको कहते हैं इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन क्या था, देखो कंप्लीटली कांस्टेंट में क्या था, केवल एक ही डायरेक्शन मोशन हो रहा था। इनकम्प्लीट में क्या है, एक से ज्यादा डायरेक्शन मोशन पॉसिबल है, तो इसको कहते हैं इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। तो सेकंड वाले का बी वाले का आंसर हो जाएगा 2, वेरी गुड। यानी पहले वाले का ए आ रहा है, दूसरे वाले का बी आ रहा है, और साथ में देखिए सक्सेसफुली कौन, अब जाहिर सी बात है यार तीसरा बचा है तो तीसरा तो यही होने वाला है, ठीक है, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन क्या होता है बेटा, जब किसी पे जबरदस्ती फोर्सफुली अप्लाई कर दे, सक्सेसफुली यानी आप कह दो फोर्सफुली लगा दिया, ठीक है, यानी उसका मोशन एक से ज्यादा डायरेक्शन में पॉसिबल हो रहा था, लेकिन हमने जबरदस्ती फोर्स लगा के उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन में केवल एक डायरेक्शन में मोशन कराने के लिए उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो उसको कहते हैं सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन, दैट इज फुट स्टेप बियरिंग। तो बहुत अच्छा एग्जांपल है फुट स्टेप बियरिंग क्या होता है, तो आप ध्यान रखिए सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन का एग्जांपल होता है फुट स्टेप बियरिंग। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 1। चलिए नेक्स्ट, कंसीडर द स्टेटमेंट्स एंड चूज द राइट ऑप्शन। आपको कंसीडर करना है, कुछ स्टेटमेंट्स हैं और उनमें से राइट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो देखिए क्या है, ए रिजिड बॉडी इज ऑलवेज रेजिस्टेंट बॉडी, ए रेजिस्टेंट बॉडी इज ऑलवेज रिजिड बॉडी, दोनों सही हैं, नन ऑफ दी। तो देखिए क्या होता है रिजिड बॉडी, देखिए पहले जान लेते हैं रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है उस पर आप कितना भी फोर्स लगा लो, कितना भी टॉर्क लगा लो, कितना भी मूवमेंट करो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई भी डिफॉर्मेशन, कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं, तो उसको कहते हैं रिजिड बॉडी, ठीक। अब देखिए रेजिस्टेंट बॉडी क्या होती है, रेजिस्टेंट बॉडी ऐसी बॉडी होती है जो जिस काम के लिए उसको रखा गया है, जिस काम के लिए उसको लगाया गया है, जिस पार्ट को उस पर्टिकुलर काम के लिए रखा गया है,
उस पार्ट पे जब फोर्सेस लगेंगे तो वो काम अपना पूरी तरीके से अच्छी तरीके से निभाएगी, और उस टाइम पे जो भी फोर्सेस लगेंगे उनका कोई भी असर उस बॉडी पे नहीं होगा। यानी कि रिजिड बॉडी वो है, कुछ भी कर लो आप, कितने भी फोर्सेस लगा लो, कुछ भी कर लो, उसमें कभी डिफॉर्मेशन होनी ही नहीं है। रेजिस्टेंट बॉडी जिस फंक्शन के लिए रखी गई वो फंक्शन बिना डिफॉर्म हुए अपना पूरा करेगी, उसको कहते हैं रेजिस्टेंट बॉडी। तो रेजिस्टेंट बॉडी हमेशा रिजिड बॉडी नहीं होगी, हो भी सकती है नहीं भी होगी, बट एक रिजिड बॉडी हमेशा रेजिस्टेंट बॉडी होती है। ठीक है, तो आप जान लीजिए ए रिजिड बॉडी इज ऑलवेज रेजिस्टेंट बॉडी, ये सही है, बट ए रेजिस्टेंट बॉडी इज ऑलवेज रिजिड बॉडी ये नहीं, यानी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो ये बी स्टेटमेंट पूरी तरह सही नहीं है, यानी गलत है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे बेटा, ओनली कौन सा वाला सही है, ए। 12th का कौन सा हो जाएगा आंसर, ए। चलिए, ए मशीन पार्ट हैविंग रिलेटिव मोशन विद रेस्पेक्ट टू सम अदर पार्ट इज नोन एज, यानी कोई मशीन है, मशीन के कुछ पार्ट्स हैं, तो एक पार्ट दूसरे पार्ट के रेस्पेक्ट में मोशन कर रहा है, मोशन रखता है, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, तो उसको कहते हैं काइनेमेटिक लिंक, उसको क्या कहते हैं, लिंक। ठीक है, तो दो पार्ट समझ लो आप, एक पार्ट मोशन कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू अनदर पार्ट, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं काइनेमेटिक लिंक। नेक्स्ट 14, असेंबली ऑफ लिंक इन विच डेफिनेट मोशन ऑफ वन पार्ट इज पॉसिबल टू अदर, यानी एक असेंबली है मतलब एक से ज़्यादा पार्ट है, एक से ज़्यादा लिंक है। इन विच डेफिनेट मोशन ऑफ पार्ट इज पॉसिबल, यानी एक लिंक का दूसरे लिंक के रेस्पेक्ट में मोशन तो पॉसिबल है, बट इन डिजायर्ड डायरेक्शन, बट डिजायर्ड मोशन केवल जहां वो चाहते हैं, जहां हमारे डिजायर है वहीं पे पॉसिबल है, ये डेफिनेट फिक्स है कि ये इधर ही मोशन होना है। ठीक है, तो ऐसे को क्या कहते हैं बेटा, लिंक, काइनेमेटिक लिंक, मैकेनिज्म और काइनेमेटिक चेन। तो चलिए आंसर हो जाएगा काइनेमेटिक चेन। ठीक है, नेक्स्ट, इफ वन लिंक ऑफ काइनेमेटिक चेन इज फिक्स्ड, यानी एक काइनेमेटिक चेन है उसका एक लिंक फिक्स कर दिया जाए टू द ग्राउंड, यानी जमीन में फिक्स कर दिया जाए, तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे मशीन, काइनेमेटिक चेन, लिंकेज और मैकेनिज्म। तो आप जान लीजिए किसी भी काइनेमेटिक चेन का एक लिंक जब फिक्स कर दिया जाता है तो वो बन जाती है आपकी क्या, लिंकेज या मैकेनिज्म। यानी किसी भी काइनेमेटिक चेन का एक लिंक फिक्स कर दी तो वो क्या फॉर्म करेगी, वो फॉर्म करेगी आपकी मैकेनिज्म, या जिसको हम लिंकेज के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट, कंसीडर द फैक्ट्स एंड चूज द रॉन्ग ऑप्शन। इस बार ध्यान रखना बेटा, राइट नहीं सेलेक्ट करना, एग्जामिनर थोड़ा धोखा देना चाह रहा है आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस सब पे बहुत ध्यान देना। रॉन्ग यानी जो गलत हो उसको बताना है, वो कौन सा है। तो कह रहा ए 4 बार मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 4 लिंक्स, बिल्कुल सही यार, 4 बार मैकेनिज्म तो 4 लिंक तो होने ही होने हैं उसमें। ठीक है, लिंक्स आर अरेंज इन क्वाड्रिलेटर, लिंक्स जो है क्वाड्रिलेटर के फॉर्म में अरेंज किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। लिंक्स आर पिन ज्वाइंटेड, लिंक्स जो जुड़े होते हैं तो पिन से जुड़े होते हैं, यानी उनके जैसे ये समझ लो ये एक पिन लिंक है, दूसरा ये लिंक है, तो बीच में क्या, पिन जुड़ी होती है, तो बिल्कुल सही बात है। एट लीस्ट 2 लिंक्स शुड बी फिक्स, कह रहा है कि कम से कम 2 लिंक फिक्स होने चाहिए। तो भाई गलत बात है, ऐसा नहीं होता, यानी ये स्टेटमेंट गलत है, और हमको क्या बताना था इस बार, रॉन्ग ही बताना था, इसमें गलत कौन सा, तो ये हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, कंसीडर द फैक्ट्स एंड चूज द रॉन्ग ऑप्शन। तो फिर से ध्यान देना है, आपको रॉन्ग ऑप्शन गलत कौन सा है वाला है वो बताना है, विद रेस्पेक्ट टू 4 बार मैकेनिज्म, 4 बार मैकेनिज्म के रेस्पेक्ट में आपको बताना है। ठीक है, क्या है, इफ ए लिंक ऑक्सिलेट्स कॉल्ड लीवर और रोकर, अगर कोई लिंक है वो ऑक्सिलेट कर रहा है उसको क्या कहेंगे, लीवर और रोकर कहते हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान कर लीजिए, जैसे घड़ी का घड़ी होती है ना बेटा, उसका घंटा होता है ऐसे, है ना, तो इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, यानी पूरा रोटेशन नहीं कर पाता, तो उसको कहते हैं लीवर और रोकर, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, ए लिंक अपोजिट टू फिक्स लिंक इज कॉल्ड कपलर, यानी फिक्स लिंक के अपोजिट जो लिंक होता है उसको कपलर कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड, द लिंक दैट मेक्स कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रैंक, यानी एक ऐसा लिंक जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, पूरा 365 डिग्री रिवॉल्व कर जाता है, रोटेट कर जाता है, उसको क्या कहते हैं बेटा, क्रैंक कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, डेफिनेटली अब तो चौथा वाला ही गलत होने वाला है। ठीक है, चलिए, डबल लीवर, डबल क्रैंक मैकेनिज्म आर नॉट इन्वर्जन ऑफ 4 बार मैकेनिज्म। तो देखिए बेटा क्या होता है, तो हमने कहा 4 बार मैकेनिज्म, अब देखो उसमें ऐसा भी हो सकता है एक क्रैंक बन जाए, 2 रोकर बन जाए, 2 लीवर बन जाए, तो यानी ये सब क्या इन्वर्जन है, यानी 4 बार चैन मैकेनिज्म से ही मिलके बने होते हैं, तो भाई ये इन्वर्जन होते हैं, उसके क्या है वो इन्वर्जन है। और ये क्या कह रहा है, आर नॉट द इन्वर्जन, तो गलत बात कह रहा है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट रॉन्ग हो गया, यानी कि ये
गलत है, तो हमें गलती तो सेलेक्ट करना, तो इसलिए राइट ऑप्शन हमारा हो गया डी। नेक्स्ट 18, कंसीडर द फैक्ट्स अबाउट कैम एंड फॉलोवर। कैम एंड फॉलोवर के बारे में आपको सही चीजें छांटनी है, फैक्टर्स बताने कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखो क्या है, मैकेनिज्म एंड चूज द रॉन्ग वन, गलत वाला बताना है बेटा। बार बार मैं रॉन्ग वाले क्यों करा रहा हूँ बेटा, क्या होता है हम लोगों को आदत पड़ी हुई होती है कि सही वाला कौन सा वही सेलेक्ट करो। तो देखो एग्जामिनर आपके साथ खेलता है, ठीक है, एग्जामिनर क्या करता है आपके साथ खेलता है, आपके दिमाग के साथ खेलता है। तो हमें ध्यान देना है वो किन शब्दों का इस्तेमाल कर, रॉन्ग जो गलत हो वही बताना है। कह रहा कैम एंड फॉलोवर इज ए हायर पेयर मैकेनिज्म। हायर पेयर मैकेनिज्म क्या होती है बेटा, जब दो लिंक के बीच, दो पार्ट्स के बीच केवल पॉइंट कांटेक्ट होता है। कैसा होता है, पॉइंट कांटेक्ट, यानी पूरी सरफेस, पूरा एरिया संपर्क में नहीं रहता, केवल एक पॉइंट कांटेक्ट में रहता है, तो उसको कहते हैं हायर पेयर। ठीक है, तो कह रहा है कि कैम एंड फॉलोवर इज ए हायर पेयर मैकेनिज्म। ठीक है, तो बिल्कुल होती है भाई, हायर पेयर मैकेनिज्म होती है, कोई दिक्कत नहीं। द ड्राइविंग एलिमेंट इज कॉल्ड कैम, वो जो ड्राइविंग यानी जो चलाता है वो कैम कहलाता है, बिल्कुल सही बात। कैम इज ऑक्सीलेटिंग वाइल फॉलोवर इज रोटेटिंग मेंबर। कह रहा है कि कैम ऑक्सीलेट करती है और फॉलोवर रोटेट करता है, बिल्कुल गलत बात है बेटा। क्या होता है, कैम रोटेटिंग होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, जबकि फॉलोवर क्या होता है, फॉलोवर होता है आपका रेसिप्रोकेटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, या ऑक्सीलेटिंग होता है। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट मुझे गलत लग रहा है फिलहाल, लेकिन फिर भी एक बार नेक्स्ट में चलते हैं। द ड्रिवन मेंबर इज कॉल्ड फॉलोवर, यानी जो चलित होता है, जो चल रहा होता है दूसरे की मदद से, उसको कहते हैं फॉलोवर। तो बिल्कुल सही। तो देखिए, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा था, सी। तो और पूछा क्या था, रॉन्ग, गलत वाला ही पूछा था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 18 का सी। नेक्स्ट, ए मशीन एलिमेंट विच सपोर्ट अनदर रोटेटिंग मशीन एलिमेंट स्पेशली शाफ्ट इज कॉल्ड। कह रहा है कि एक मशीन एलिमेंट जो सपोर्ट करता है, किसी को सपोर्ट करके रखता है, सहार के रखता है, अनदर रोटेटिंग मशीन एलिमेंट, और ऐसे रोटेटिंग मेंबर को सपोर्ट करता है, उसको क्या कहते हैं। और रोटेटिंग मेंबर का नाम भी दिया है क्या, शाफ्ट। तो यानी कहने का मतलब है एक मशीन एलिमेंट जो कि रोटेटिंग शाफ्ट को सपोर्ट करता, सहारता है, सहारा देता है, उसको क्या कहते हैं। तो कह रहा है कि गियर कहते हैं। ओके, कैम, फॉलोवर, बियरिंग। तो बेटा राइट ऑप्शन हो जाएगा बियरिंग। आप लोगों ने देखा होगा जो शाफ्ट होती है, को कहीं ना जाइएगा बेटा, आटा चक्की पे चले जाइएगा। आटा चक्की है ना, उस पर क्या होता है, एक लंबी सी शाफ्ट होती है और कॉर्नर में दो बियरिंग होते हैं, सपोर्ट दिए होते हैं उसको। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज बियरिंग। 20, ए मशीन एलिमेंट विच ट्रांसमिट पावर बाय सक्सेसिव एंगेजमेंट ऑफ टीथ इज कॉल्ड। यानी कि ऐसा मशीन एलिमेंट जो पावर ट्रांसमिट करता है बाय सक्सेसिव एंगेजमेंट। सक्सेसिव का मतलब है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। ठीक है, एंगेजमेंट, दोनों का एंगेजमेंट होता है, यानी मिलते हैं। ठीक है, टीथ, टीथ मतलब दांते, तो भाई गियर होता है, उसी पे तो दांते बने होते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, गियर ड्राइव। उसको क्या कहते हैं, गियर कहते हैं। चलिए, अब बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे। नेक्स्ट 21, विच इज नॉट एडवांटेज ऑफ गियर। कह रहा है कि गियर का निम्न में से कौन सा फायदा नहीं है। ठीक है, यानी गियर से आपको कौन सा फायदा नहीं होता। तो कह रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो, बिल्कुल सही बात है भाई, कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो मिलता है क्योंकि गियर आपस में फिसलते नहीं है ना, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी वेगानुपात बनाए रखता है, बिल्कुल सही बात। कैन चेंज वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, बिल्कुल, अगर रिवर्स गियर डालेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और वेलोसिटी घटा भी बढ़ा सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, दूसरा ऑप्शन भी सही है। यूज्ड फॉर शॉर्ट सेंटर डिस्टेंस, यानी दो गियर के बीच में बहुत कम दूरी होती है, दो शाफ्टों के बीच में कम दूरी होती है, तभी गियर का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। आपने कभी नहीं देखा होगा बहुत बड़े बड़े गियर, यानी कि कहो 100 मीटर की दूरी के लिए आप गियर लगा रहे हैं, इतना नहीं करते, बहुत छोटी कॉम्पैक्ट डिस्टेंस के लिए। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज लो, कह रहा है कि गियर बनाने की कॉस्ट जो होती है बहुत कम होती है, यानी गियर सस्ते होते हैं, ये कहना चाह रहे। तो बेटा ऐसा नहीं होता, गियर बहुत महंगे होते हैं। ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए रॉन्ग वन कौन सा है, ये डी, यानी ये गलत ऑप्शन है, ये बात सही नहीं है। तो कह रहा है कि दिस इज नॉट एडवांटेज, तो भाई यही नहीं है एडवांटेज। ठीक है, तो हो जाएगा 21 का डी। नेक्स्ट, कंसीडर द फैक्ट्स अबाउट स्पर गियर। ठीक है, स्पुर गियर नहीं बोलेंगे बेटा, उसको क्या बोलेंगे, स्पर गियर। ठीक है, टेक्निकल भाषा में कैसे बोलते हैं उसको, स्पर गियर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट 22 का ए, स्पर गियर के बारे में कुछ बातें हैं। देखो क्या है, नॉट सब्जेक्टेड टू एनी एक्सल थियर। देखो बेटा स्पर गियर क्या होते हैं मैं बता दूं आपको, जो बच्चों के खिलौने होते हैं, ठीक है, खिलौने होते हैं ना, वो कार होते हैं, उसमें चाबी घुमा के, तो उसमें जो गियर लगे होते हैं, दांते लगे होते हैं, खोल के देखना, थोड़ी बहुत गाड़ी तोड़ी होंगी आपने, ठीक है, तो उसको देखना है, उनके दांते बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं, तो उनको कहते हैं स्पर गियर, उस टाइप के। अब मेटल के बने हैं, ठीक है, तो बाइक्स वगैरह होती है बेटा, जो मशीनें होती है, स्पर गियर कैसे बने होंगे, धातु के बने होंगे, मेटल के बने होंगे,
ठीक है, हालांकि स्पर गियर आज की डेट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते हैं। चलिए, तो कह रहा है नॉट सब्जेक्टेड टू एनी एक्सियल थ्रस्ट, कह रहा है कि ये किसी एक्सियल थ्रस्ट के रिगार्ड, कोई एक्सियल थ्रस्ट उस पर नहीं लगता। अब एक्सियल थ्रस्ट क्या है बेटा, समझ लो एक बार। ठीक है, तो देखो बेटा, ये एक शाफ्ट है, ठीक है, ये क्या है, एक शाफ्ट। शाफ्ट के ऊपर पुली लगी रहती है, ऐसे पुली लगी रहती है, पुली का भार होता है। अब एक्सियल क्या होता है, देखो शाफ्ट है, शाफ्ट की एक्सिस ये होती है, तो इस दिशा में कोई बल लगता है। अगर इस दिशा में कोई बल लग रहा है, इस दिशा में और इस दिशा में, तो कहेंगे कि शाफ्ट की एक्सिस के दिशा में कोई बल लग रहा है, तो उसको कहते हैं एक्सियल थ्रस्ट। तो कह रहा है कि स्पर गियर पे कोई भी एक्सियल थ्रस्ट नहीं होता है, गलत बात, होता है। ठीक है, तो आप जान लीजिए स्पर गियर जो होते हैं उनमें एक्सियल थ्रस्ट काम करता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक, बी लेस नॉइज इज प्रोड्यूस्ड, नहीं बेटा, जब दांते एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे और खासकर सीधे स्पर गियर के दांते जब कांटेक्ट में आते हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, साउंड करते हैं, नॉइज करते हैं। ठीक है, तो दूसरा भी गलत है। कह रहा है ग्रेजुअल एंगेजमेंट, कह रहा है धीरे धीरे एंगेजमेंट, तो जी नहीं, झटके से होता है, एक दांता हटा दूसरा टकराया, दूसरा टकराया तीसरा टकराया, ऐसे करके। तो कहने का मतलब ग्रेजुअल नहीं होता, धीरे धीरे नहीं होता, सडन अचानक से होता है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, कह रहा है कि कौन सा ट्रू है, तो भाई कोई भी ट्रू नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा भी सत्य नहीं है। ठीक, अब देखो बेटा, कोई सा भी सही नहीं है, तो इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जरा समझो बात को। तो मैंने कहा स्पर गियर जो होता है नॉट सब्जेक्ट टू एनी एक्सियल थ्रस्ट, उसमें कोई भी एक्सियल थ्रस्ट नहीं लगता है, तो गलत बात बोली ना मैंने, ये तो गलत है स्टेटमेंट। तो इसका मतलब है, आपको ध्यान रखना, स्पर गियर पे एक्सियल थ्रस्ट लगता है, स्पर गियर नॉइज प्रोड्यूस करते हैं, स्पर गियर का एंगेजमेंट ग्रेजुअल नहीं होता है। तो ये सारे फैक्ट्स एक एक क्वेश्चन की फॉर्म में आपके आगे आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, कंसीडर द फैक्ट्स अबाउट हेलिकल गियर, हेलिकल गियर के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए हैं और बताना है ये सही है या गलत है। चलिए, नॉट सब्जेक्टेड टू एनी एक्सियल थ्रस्ट, इनमें कोई भी एक्सियल थ्रस्ट नहीं लगता है इन डबल हेलिकल गियर, और खासकर किस में, डबल हेलिकल गियर में। बिल्कुल सही बात है बेटा, हेलिकल गियर में एक्सियल थ्रस्ट लगता है, लेकिन अगर डबल हेलिकल गियर हो तो एक्सियल थ्रस्ट उसमें नेग्लेक्ट हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, लगता तो है बट कैंसिल आउट हो जाता है, यानी ओवरऑल इफेक्ट जीरो हो जाता है। ठीक है, तो यानी नॉट सब्जेक्ट टू एनी एक्सियल थ्रस्ट, सही बात। लेस नॉइज इज प्रोड्यूस, बिल्कुल धीरे धीरे एंगेजमेंट होता है, कोई भी साउंड नहीं होती है, ग्रेजुअल एंगेजमेंट होता है। तो इस बार भाई तीनों आपके स्टेटमेंट्स सही हैं। एक तरह से आपने कहेंगे कि वो पुराने ही तीनों स्टेटमेंट इसने उठा कर रख दिए, तो यानी वो सारी बातें जो थी वो हेलिकल गियर के बारे में थी। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 23 का कौन सा हो जाएगा बेटा, 23 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट, डबल हेलिकल गियर विदाउट टूल रन आउट इज कॉल्ड। देखो बेटा क्या होता है, जब गियर बना जाए तो उनके जड़ में, उनके बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती है टूल को मोशन करने के लिए। ठीक है, जब टूल बना रहे होते हैं उस टाइम पे, लेकिन अगर बिल्कुल भी क्लियरेंस नहीं छोड़ा गया, टूल रनआउट जिसको बोला जाता है, तो जरा सा भी टूल रनआउट अगर नहीं छोड़ा जाता है तो उनको क्या कहा जाता है, सिंपल हेलिकल गियर, जी नहीं। हेरिंगबोन गियर, यस हेरिंगबोन गियर कहा जाता है। बेबल गियर, नहीं। जीरो बेबल गियर, नहीं। तो बेटा राइट ऑप्शन हो जाएगा हेरिंगबोन गियर। तो देखिए, डबल हेलिकल गियर विदाउट टूल रन आउट, तो उसको कहा जाता है बेटा हेरिंगबोन गियर, यानी कि हेरिंगबोन गियर डबल हेलिकल गियर का ही एक टाइप होता है, एक प्रकार होता है। नेक्स्ट, बेवल गियर्स ऑफ सेम साइज एंड एट राइट एंगल टू ईच अदर इज कॉल्ड। तो बेवल, देखो क्या होता है बेटा, बेवल गियर जो होते हैं इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी शाफ्ट क्या होती है, इंटरसेक्टिंग होती है, और साइज अगर दोनों का सेम है और दोनों राइट एंगल पे हैं तो उनको कहते हैं मिट्रे गियर। क्या कहते हैं, मिट्रे गियर। ठीक है, स्पर गियर, स्पाइरल गियर नहीं कहते हैं, जीरो बेवल नहीं कहते हैं, नन ऑफ दीज नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, मिट्रे गियर कहते हैं। नेक्स्ट, कंसीडर द फैक्ट्स अबाउट रैक एंड पिनियन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। रैक एंड पिनियन के बारे में आप जानिए, ठीक है, उस फैक्ट्स दिए और उनके बारे में सही फैक्ट्स आपको बताने कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। रैक इज गियर ऑफ इनफाइनाइट रेडियस। तो देखो बेटा रैक एंड पिनियन क्या होता है, देखो ऐसे होता है बेटा, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो इसको कहते हैं, ये स्ट्रेट पट्टी होती है, इसको कहते हैं रैक, और जो गियर होता है, पिनियन होता है, यानी छोटे वाले गियर को पिनियन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए, इसमें ऐसे दांते होते हैं। तो ये देखो बेटा, जब ये ऐसे रोटेट करेगा, इधर को रोटेट करेगा, तो ये पार्ट जो है आगे बढ़ेगा, ये क्या होगा, आगे बढ़ेगा, और ये ऐसे रोटेट करता रहेगा। ठीक है, तो देखो बेटा इसको कहते हैं रैक, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रैक, इस वाले पोर्शन को। ठीक है, इसको कहते हैं रैक और इसको कहते हैं पिनियन। तो अब देखो, रैक इज द गियर ऑफ इनफाइनाइट रेडियस। तो कह रहा है ये जो रैक है ये गियर तो होता है लेकिन इनफाइनाइट रेडियस, आप खुद समझो यार, देखो
देखो ये ऐसे है तो बेटा इसका सेंटर यहाँ पे होगा, इसको मैंने और थोड़ा सीधे कर दिया तो इसका सेंटर यहाँ पे कहीं होगा दूर। अब देखो बिल्कुल स्ट्रेट कर दो तो कहाँ पे होगा इसका सेंटर, तो बेटा इसका सेंटर हो जाएगा इनफाइनाइट पे। तो बिल्कुल सही बात है, रैक इज द गियर ऑफ इनफाइनाइट रेडियस, बिल्कुल सही बात कही गई है। चलिए यानी पहला तो हो गया, ठीक है। अब देखो पहला तो ट्रू हो गया, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये तो होगा नहीं, नॉट वन नॉट थ्री, ये दो ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए पहले से। अब देखिए रैक एंड पिनियन इज यूज टू कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू लीनियर मोशन, बिल्कुल सही बात की गई है। ये देखो बेटा रोटेट कर रहा है और ये लीनियर डायरेक्शन मोशन कर रहा है, तो ये रैक एंड पिनियर रोटेटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी सही है, यानी कि पहला भी सही है और दूसरा भी आपका सही है। तो 26 से क्या हो जाएगा बेटा, 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ए गियर ट्रेन हैविंग वन गियर, ठीक है, ओनली वन गियर ऑन ईच शाफ्ट। तो देखो गियर ट्रेन क्या होती है बेटा, जैसे ऐसे समझो आप, एक शाफ्ट ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी शाफ्ट है, तो इस पे एक गियर लगा है, इस पे भी एक गियर लगा है, इस पे भी एक गियर लगा है, इस पे भी एक गियर लगा है, ठीक है। तो ये वाली शाफ्ट इसको घुमाती है, ये वाली इसको घुमाती है, ये वाली इसको घुमाती है। तो एक के बाद एक के बाद एक गियर जब लगे होते हैं तो उनको कहते हैं गियर ट्रेन। बट ध्यान रखना, अगर प्रत्येक शाफ्ट पे एक शाफ्ट पे केवल एक ही गियर लगा है तो उसको कहते हैं सिंपल गियर ट्रेन। और 4 शाफ्ट हैं या जितनी भी शाफ्ट लगी हैं पूरे सिस्टम में, उनमें से किसी एक शाफ्ट पे भी अगर एक से ज्यादा गियर हो गए, किसी भी एक शाफ्ट पे एक से ज्यादा गियर अगर हो गए तो उसको कहते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन। तो फिलहाल हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली वन गियर ऑन ईच शाफ्ट, यानी एक शाफ्ट पे एक ही गियर होता है तो उसको कहते हैं सिंपल गियर ट्रेन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट 28, इन रैचेट मैकेनिज्म, ये जो रैचेट मैकेनिज्म होती है, मोशन इज पॉसिबल ओनली इन, तो ये रैचेट मैकेनिज्म क्या होती है बेटा, ये केवल एक दिशा में पावर ट्रांसमिट करने के लिए होती है, यानी इसको एक दिशा में आप घुमाओगे तो ये घूमेगा, लेकिन अगर उल्टी दिशा में दूसरी दिशा में घुमाने की कोशिश करोगे तो ये लॉक हो जाएगा, यानी उधर मोशन नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि वन डायरेक्शन मोशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, बेल्ट ड्राइव वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बेल्ट। देखिए आपने आटा चक्की वाली उस पर देखा होगा, तो उसमें बेल्ट लगा था, पट्टा लगा रहता है, जिसको आप पट्टा बोलते हैं लोकल भाषा में, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, बेल्ट बोला जाता है बेटा, क्या बोला जाता है उसको, बेल्ट बोला जाता है, ठीक है। तो कह रहा बेल्ट ड्राइव किस प्रिंसिपल पे काम करता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, फ्रिक्शन लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का तो कोई मतलब ही नहीं है बेटा यहाँ पे, तो यानी बेल्ट पुली पे से फिसल ना जाए तो घर्षण का होना आवश्यक है, तो यानी कह सकते हैं कि फ्रिक्शन के लॉ पे वर्क करता है। चलिए, द गिवन फॉर्मूला इज रिलेटेड टू, ये जो फॉर्मूला दिया बेटा देखो, T1 डिवाइड बाई T2 इक्वल टू ई की पावर म्यू थीटा, जहाँ पे T1 क्या है, T1 है टेंशन, T2 भी है टेंशन, E तो एक्सपोनेंशियल होता है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, थीटा एंगल ऑफ बाइट या एंगल ऑफ कांटेक्ट जिसको बोला जाता है। तो देखो बेटा क्या है, ठीक है, मैं छोटा सा आपको समझा के बताता हूँ, ठीक है। एक शाफ्ट ये हो गई, एक पुली ये हो गई, दूसरी पुली ये हो गई, और इस पे चढ़ाया गया बेटा क्या, पट्टा, इस पे क्या चढ़ाया गया, पट्टा या बेल्ट चढ़ाई गई इस पे, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें टेंशन होगी, ठीक है, तो सपोज करो इस साइड जो टेंशन है वो T1 है, इस साइड जो टेंशन है वो कितनी है, T2 है। अब ध्यान आपको ये रखना बेटा, T1 जो है वो ज्यादा वाले टेंशन है, ठीक है। टेंशन क्या है, टेंसाइल, यानी टेंशन साइड कौन सी है, T1, T2, टेंशन तनाव तो दोनों है, लेकिन T1 ज्यादा वाली वैल्यू है, T2 कम वाली वैल्यू है, तो T1 T2 तो आपको समझ में आ गए, ठीक है। एक साइड लूज रहेगी, एक साइड टाइट रहेगी, तो T1 टेंशन इन द टाइट साइड, T2 टेंशन इन द स्लैक, स्लैक मतलब ढीला, ठीक है। तो T2 की वैल्यू कम होती है, तो T1 बाई T2 की जो वैल्यू होती है E की पावर म्यू। अब देखो बेल्ट और पुली के बीच में जो घर्षण कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा उसको कहा जाता है म्यू। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट देखो बेटा, अब ये जो बेल्ट है ना बेटा, देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक, यानी इतने कोण तक, देखो ये ए यहाँ से लेकर यहाँ तक पुली के कांटेक्ट में है, तो इसको कहते हैं थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो ये किससे रिलेट करता है बेटा, बेल्ट ड्राइव से रिलेट करता है, गियर से कोई लेना देना नहीं, दोनों से नहीं, किसी से, ठीक है। तो बेल्ट ड्राइव में ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, T1 बाई T2 इक्वल टू ई की पावर म्यू थीटा। नेक्स्ट, मशीन मेंबर विच इज लोडेड रेडियली, ऐसा मशीन मेंबर जो रेडियल दिशा में, त्रिज्यीय दिशा में लोड जिस पे लगता है, एंड यूज टू सपोर्ट रोटेटिंग शाफ्ट इज नोन एज, ठीक है। रेडियली लोड लगता है, ठीक है, और रोटेटिंग शाफ्ट को, घूमती हुई शाफ्ट को क्या करता है, वो सपोर्ट करने के काम आता है। तो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है दोबारा रिपीट हो गया, तो उसको क्या कहते हैं, बियरिंग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको बेटा, बियरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What is the full form of DCB used in hydraulic system? तो हाइड्रोलिक सिस्टम में DCB यूज किया जाता है, उसका फुल फॉर्म क्या है।
तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाल्व, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, डायरेक्ट करंट वाल्व, डायरेक्ट करंट वेरिएबल। देखिए डीसीबी क्या होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम या न्यूमेटिक सिस्टम जो भी होते हैं, तो डीसीबी क्या होता है बेटा, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, यानी किस दिशा में फ्लो होना है, किस दिशा में फ्लो नहीं होना है, यानी डायरेक्शन को कंट्रोल करता है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। चलिए, इन न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम विच इज यूज्ड एज वर्किंग फ्लूइड। अब बेटा देखो न्यूमेटिक, जहां भी देखो पी बेटा साइलेंट रहता है, पहली बार जान लीजिए, इसको पन्यूमेटिक आप बोलने लगे तो वो गलत हो जाएगा, न्यूमेटिक इसको बोला जाता है, ठीक है, पी साइलेंट रहता है, ठीक है। तो न्यूमेटिक, न्यू ये सब जहां भी आपको सुनाई दे तो आप समझ जाइएगा एयर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, वायु की, एयर की बात हो रही है, तो एयर की बात हो रही है, तो देखो बेटा सबसे लास्ट में रख दिया ऑप्शन डी, ठीक है। न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम वर्क्स ऑन, लगाओ, लिक्विड लगाओ, ऑक्सीजन लगाओ, जी नहीं बेटा, एयर, जब भी न्यूमेटिक न्यू आपको सुनाई दे, ठीक है, तो समझ जाइएगा एयर की बात हो रही है वहां पे। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक सिस्टम आर बेस्ड ऑन, जो हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं वो बेस होते हैं किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, तो कह रहा पास्कल लॉ पे काम करते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे, न्यूटन्स थर्ड लॉ पे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे। तो हाइड्रोलिक सिस्टम जो वर्क करता है वो करता है पास्कल लॉ पे वर्क करता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, द गियर्स आर यूज्ड टू कनेक्ट टू पैरेलल शाफ्ट एक्सेप्ट, जो गियर्स होते हैं, ठीक है, आर यूज टू कनेक्ट टू पैरेलल शाफ्ट, दो पैरेलल शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए जो गियर इस्तेमाल किया जाता है उन गियर्स को कहते हैं बेटा, कह रहा है स्पर गियर, हेलिकल गियर, डबल हेलिकल गियर, बेवल गियर, क्या कहते हैं उनको, ठीक है। तो देखो भाई बड़ा अजीब क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, बड़ा अजीब क्यों हम कह रहे हैं, दो गियर्स हैं, ठीक है, आर यूज टू कनेक्ट टू पैरेलल शाफ्ट, दो पैरेलल शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं एक्सेप्ट, ठीक है, किसके अलावा, तो देखो भाई स्पर गियर भी पैरेलल शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, हेलिकल गियर भी होता है, डबल हेलिकल गियर भी होता है, लेकिन बेवल गियर दो परपेंडिकुलर या इंटरसेक्टिंग शाफ्ट को इस्तेमाल करने, कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 35 का डी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव वेलोसिटी रेशियो ऑफ गियर, तो देखो वेलोसिटी रेशियो ऑफ गियर, ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे जो लिखा ना ओमेगा, तो ये ओमेगा क्या है बेटा, ओमेगा 2 है, ठीक है, आपको ओमेगा स्क्वायर दिख रहा होगा या ओमेगा गुणा 2 दिख रहा होगा, तो ओमेगा 2 डिवाइड बाई ओमेगा 1, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ओमेगा का फॉर्मूला होता है बेटा 2 और पाई और क्या होता है n, ध्यान रखिएगा ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई n2, ठीक है, 2 है तो 2 लग जाएगा, तो ये ओमेगा का फॉर्मूला। तो देखो ओमेगा 2 डिवाइड बाई ओमेगा 1, तो यही तो आएगा बेटा, देखो ओमेगा 2 डिवाइड बाई ओमेगा 1 आप करोगे तो क्या आएगा, n2 डिवाइड बाई n1 आएगा। तो देखो भाई कह रहा कि कौन सा वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला नहीं है, ओमेगा 2 डिवाइड बाई ओमेगा 1, n1 डिवाइड बाई n2। अब देखो इनमें से कोई एक तो नहीं, एक ही गलत है कोई सा। तो देखो भाई ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 करूंगा तो n2 डिवाइड बाई n आएगा, या तो ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 सही है या n1 बाई n2 सही है, तो दोनों में से कोई एक गलत है, ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया, इन दोनों में से कोई एक में गड़बड़ है, बाकी दोनों हो गए सही, ठीक है, कोई दिक्कत। तो कह रहा विच डज नॉट गिव द वेलोसिटी रेशियो, कौन सा वेलोसिटी रेशियो नहीं देता है, ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 36 का बेटा वो हो जाएगा बी, n1 डिवाइड बाई n2, ये गियर रेशियो की वैल्यू नहीं देता, ये रिवर्स लिखा हुआ है, उसको उल्टा लिखा हुआ है। देखिए द कैम फॉलोवर जनरली यूज इन ऑटोमोबाइल इंजन, जो कैम फॉलोवर यूज किए जाते हैं ऑटोमोबाइल्स में, बाइक्स में, कार्स वगैरह में हैं, ठीक है, तो वो कौन से होते हैं, तो कह रहा नाइफ एज फॉलोवर, नाइफ एज मतलब फॉलोवर के बिल्कुल नोक होती है, टिप होती है, बिल्कुल पॉइंट कॉन्टेक्ट होता है, फ्लैट फेस्ड फॉलोवर, स्फेरिकल फेस्ड फॉलोवर, रोलर फॉलोवर, ठीक है। तो देखिए बेटा ऑटोमोबाइल में जो फॉलोवर यूज होते हैं वो होते हैं आपके 37 का सी ऑप्शन, दैट इज स्फेरिकल फेस्ड फॉलोवर। स्फेरिकल कैसे होता है बेटा, गोले की फॉर्म में होगा ना स्फेरिकल, ठीक है, तो आप जानते हैं जब गोल होगा तो पॉइंट कॉन्टेक्ट ही होगा उसका, लेकिन रोलिंग मोशन करेगा तो यानी घिसेंगे पार्ट्स कम, पार्ट्स क्या होंगे कम घिसेंगे। नाइफ एज में भी पॉइंट कांटेक्ट होता है लेकिन उसमें घिसने के पार्ट्स के बियर आउट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए किया जाता है स्फेरिकल फेस फॉलोवर का इस्तेमाल। 38 हैवी लिफ्टिंग वर्क इज ऑफन अकम्प्लिश्ड बाय, जो ज्यादा भार उठाना होता है तो ये काम किसके थ्रू किया जाता है, फ्लूइड्स इन बिग मशीन, और बड़ी बड़ी मशीनों में फ्लूइड को शिफ्ट करके किया जाता है। द पावर सिस्टम ऑफ सच मशीन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, इस तरह का पावर सिस्टम को आप क्या कहते हैं, रेसिप्रोकेटिंग, न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक, नन ऑफ दीज। तो बेटा ऐसे वो कहते हैं क्या बेटा, हाइड्रोलिक। क्या हो जाएगा 38 का राइट ऑप्शन हाइड्रोलिक। जब भी बहुत ज़्यादा भार आपको उठाने हो, ठीक है, तो आप यूज़ करेंगे किसका, हाइड्रोलिक सिस्टम का, यानी कि वाटर के प्रेशर का, किसी लिक्विड के प्रेशर का यूज़ आप करने वाले हैं।
39 ए 4 बार चेन हैज, एक 4 बार जो होती है उस चेन में क्या होता है, कह रहा ऑल टर्निंग पेयर, सभी के सभी टर्निंग पेयर होते हैं। 1 टर्निंग पेयर एंड अदर आर स्लाइडिंग पेयर, कह रहा एक टर्निंग पेयर होगा बाकी स्लाइडिंग पेयर होंगे। नेक्स्ट 1 स्लाइडिंग पेयर एंड अदर आर टर्निंग पेयर, एक स्लाइडिंग होगा और अदर क्या होंगे, टर्निंग। ठीक है, उल्टा कर दिया इसका, ऑल स्लाइडिंग पेयर, और कह रहा है कि सभी के सभी कैसे होंगे, स्लाइडिंग पेयर होंगे। तो ये भी बिल्कुल गलत बात है, तो बेटा ध्यान रखिएगा, एक 4 बार चेन जो होती है उसमें होते हैं सभी के सभी टर्निंग पेयर्स। कैसे होते हैं, सभी के सभी टर्निंग पेयर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट 40 क्वेश्चन, एक काइनेमेटिक पेयर कंसिस्ट ऑफ, एक काइनेमेटिक पेयर जो होता है उसमें क्या होता है, वो क्या कंसिस्ट करता है, क्या रखता है अपने पास, ध्यान रखिए। और देखो टर्निंग पेयर वगैरह के बारे में बता दें, टर्निंग मतलब जैसे पिन लगा देते हैं तो वो टर्न कर सकते हैं, घूम सकते हैं, तो वो टर्निंग पेयर कहते हैं। चलिए काइनेमेटिक पेयर कंसिस्ट ऑफ, काइनेमेटिक पेयर में क्या होता है, 2 लिंक्स, 3 लिंक्स, 4 लिंक्स, एनी नंबर ऑफ लिंक। तो भाई काइनेमेटिक पेयर, पेयर का मतलब समझते हैं बेटा, जोड़ा। ठीक है, पेयर मतलब जोड़ा। ठीक है, जैसे सॉक्स, 1 पेयर ऑफ सॉक्स लाते हैं ना बेटा, तो सॉक्स में ऐसा थोड़ी कि एक सॉक्स लेके चले आते हैं, तो जोड़ा लाते हैं, पेयर लाते हैं ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा बेटा इसका 40 का, तो 40 का आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 सही। ठीक है, 2 लिंक्स, यानी एक पेयर में क्या होता है, 2 लिंक्स होते हैं। नेक्स्ट 41 टू अवॉइड एक्सियल थ्रस्ट, एक्सियल थ्रस्ट को अवॉइड करने के लिए फॉलोइंग गियर ड्राइव्स इज यूज, कौन सी गियर ड्राइव यूज की जाती है, अभी बेटा आपको कराया था है ना, हेलिकल, डबल हेलिकल ऐसे आया था ऑप्शन में। तो देखो टू अवॉइड एक्सियल थ्रस्ट, एक्सियल थ्रस्ट को अवॉइड करने के लिए देखो डबल हेलिकल कहीं पे है, डबल हेलिकल गियर्स हैविंग अपोजिट टीथ, दोनों में अपोजिट टीथ। अब देखो एक चीज और आपको समझने को मिली, अपोजिट टीथ होने चाहिए। डबल हेलिकल गियर विद सेम टीथ, बेवल गियर्स एंड हेलिकल गियर्स। अब देखो बेटा मैंने आपको एक चीज बताई थी, डबल हेलिकल गियर में क्या होता है, एक्सियल थ्रस्ट लगता है लेकिन कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। क्यों अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, क्योंकि टीथ जो होते हैं वो जो इंक्लाइंड होते हैं, मुड़े होते हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में मुड़े होते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डबल हेलिकल गियर हैविंग अपोजिट टीथ। ये एक्सियल थ्रस्ट को कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। तो इस तरह से आज हमने देखे 41 क्वेश्चन यूनिट नंबर 5 के। तो हमने यूनिट नंबर 1 से लेकर 5 तक के सारे एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करा दिएंगे। तो पूरी डिटेल के लिए हमारे आप चैनल पे जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं, या पीडीएफ आपको चाहिए तो आप विद आंसर की हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।